हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? प्यारे बच्चों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम करना चाहते हैं और जो बड़े बड़ों की समझ में कम आता है। देखो बेटा, मैंने बहुत से बड़ों को देखा है जो लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। वो व्यक्ति भी जो टेंस हैं इनको नहीं समझ पाते, इनके स्वरूप को, इनकी संरचना को, इनके फॉर्मेट को नहीं समझ पाते और नहीं कर पाते, इसलिए उनकी अंग्रेजी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है और वो गलती करते ही रहते हैं। बच्चों, जब हम छोटे थे तब भी हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ते थे कि नहीं यार, क्या पढ़ना है, छोड़ो, बना लेंगे इंग्लिश। लेकिन यही सोच आज भी बनी हुई है। आप सब लोगों की ये सोच है कि यार बहुत मुश्किल टॉपिक है, क्या करेंगे इसको। लेकिन बेटा, अगर मैं ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियोस तुम सारी देखना, क्योंकि लास्ट तक देखना और सारी देखना, क्योंकि बेटा कई वीडियो शुरू में समझ में नहीं आती हैं, परंतु बाद में हमें उस जब लिंक बन जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ जाता है, टेंस भी जुड़ते हैं, सारे जो काल हैं जितने भी प्रकार के हैं जो हम पढ़ेंगे आज, वो सब जुड़ जाते हैं। तब हमें उसका पक्का पता चल जाता है कि इसका ये तो फॉर्मेट है और यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से हमें इसको बनाना चाहिए कोई भी चीज़ है। तो बेटा, हम बात करते हैं टेंस की। बेटा, टेंस होते क्या है? सबसे पहली बात तो कि सर टेंस होते क्या है? बेटा, मैं तो ये की बात कहूँगा कि समझने की, रट लगाने की, रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रट्टाफिकेशन ये शब्द ये आ गया ना, ये तो इंग्लिश आ गई, ये इंग्लिश ही तो बोली जाती है। तो इसलिए मैं वही कहूँगा कि अगर इंग्लिश बोलना है, तुम्हें इंग्लिश को समझना है, तो इन टेंस को समझना पड़ेगा। बेटा, टेंस क्या है? मैं कहता हूँ वह बात, यह कर लो, वह बात या यह बात या ऐसी बात, सॉरी, ऐसी बात या ऐसे नियम, ऐसी बात या ऐसे नियम जिनसे किसी भी, अब मैं लाइन बदल रहा हूं, उस बात का ध्यान रखना किस लिए बदल रहा हूं, किसी भी क्रिया या घटना के होने का समय पता चले, होने का समय पता चले, वही टेंस होता है। कोई भी ऐसी बात बेटा, कोई ऐसे नियम अंग्रेजी के जिनसे हमें यह पता चले कि कोई भी घटना, कोई भी क्रिया, कोई भी बात, कोई भी काम, क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब काम ही है बेटा। कोई भी काम हमारा कब हुआ है, किस समय में हुआ है, इस बात का पता चलने के लिए जिससे पता चलता है वही क्या है? टेंस है। अर्थात कोई घटना आज घटी है या घट रही है या घटेगी, अर्थात कोई क्रिया आज हुई है या हो रही है या होगी, इस बात का, उसके समय का जो पता चलता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे टेंस कहते हैं। जिससे इस बात का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं बेटा। देखो बेटा, मैं एक बात करता हूं कि अभी क्या है, पहली बात, बाहर धूप निकल रही है। बेटा ध्यान देखना कि अब की बात कर रहा हूं मैं कि बाहर धूप निकल रही है। कौन से समय की बात चल रही है बेटा? ये अभी की बात चल रही है कि बाहर धूप निकल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये सारी बात कौन सी बात है बेटा? ये सारी बात इसी समय की बात है। तो इस समय जो बात चल रही है उसे क्या कहेंगे बेटा? वर्तमान काल। तो पहला हो गया हमारा बेटा वर्तमान काल। टेंस या काल में तो कौन सा हो गया पहला बेटा? वर्तमान काल।
समझ गए बेटा? अब ये बात तो अभी की है, तो क्या बात अभी से होती रहती है कि सारी बात अभी हुई है? क्या पहले कोई बात नहीं हुई होगी? हाँ हुई थी ना। कौन सी हुई थी? अरे बेटा मैंने तुम्हें आर्टिकल पढ़ाया था, इसका मतलब वो काम पहले हुआ था। हम एक साथ ग्राउंड में खेलते थे, ठीक ना? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम नहीं खेल रहे। हम सब मिलकर खाना खाते थे। कौन से समय की बात है बेटा? ये पहले की बात है। पहले जो काम हुआ था, जो क्रिया हुई थी, वही बता रहा हूं मैंने कहा था लाइन बदल रहा हूं, तो लाइन इसलिए बदलती कि दो बातें हैं, एक तो क्रिया और एक समय। कोई भी काम किस समय हो रहा है, यही बात जो है टेंस है। तो बेटा दूसरी बात मैंने बताया कि हमने आर्टिकल पढ़े थे। कौन से समय की बात है ये बेटा? ये है भूतकाल की बात। तो हो गया भूतकाल। तो दूसरा समय कौन सा हो गया? दूसरा काल कौन सा हो गया? भूतकाल। एक तो वर्तमान में जो चल रहा है, दूसरा जो चला गया, और तीसरा बेटा जो आने वाला समय है कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने आऊंगा, या हम वहां पर आकर हम और एग्जाम्पल से इन बातों को अच्छे से समझेंगे। यानी कि बेटा ये सब बातें आने वाले समय की बातें हैं कि जो समय आएगा। ऐसे आने वाले समय की किसी बात के लिए जब कोई समय निर्धारित होता है, आने वाली क्रिया होने वाली क्रिया के लिए जो समय निर्धारित होता है, उसे कहते हैं बेटा भविष्यकाल। बेटा तुम तो ये कहोगे कि सर तो सारे हमें हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो बेटा अब इसको हम थोड़ा बदल लेते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमें मन से समझना है, इसलिए ये सारी बातें हिंदी में बताई गई हैं। अब इनको समझते हैं। देखो बेटा मैंने एक बात बताई कि टेंस तो 2 चीजों पर निर्भर करता है, क्रिया या घटना। कोई भी घटना और किस समय पर हो रही है, बस इस बात का ये बताना कि कोई भी घटना, कोई भी क्रिया, कोई भी काम किस समय पर हो रहा है, ये जो हमें पता चलता है वही टेंस होता है। तो बेटा क्रिया को वर्ब बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। यानी कि 2 चीजें हमें टेंस बनाने के लिए या टेंस को समझने के लिए जरूरी है। वो पहली तो बात है बेटा क्रिया, कि क्रिया किस समय हो रही है। दूसरा है समय। तो काम और समय ये दोनों टेंस बनाते हैं बेटा। वर्तमान काल की बात कर रहा हूं मैं, तो बेटा वर्तमान काल में क्या कहेंगे? वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं बेटा। दूसरा जो बीत चुका उसके लिए क्या करते हैं बेटा? पास्ट टेंस। और तीसरा जो आएगा उसके लिए फ्यूचर टेंस। तो बेटा मैंने ये बताया कि ये चीजें हैं वो समय और क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो उसके हिसाब से हमने प्रेजेंट वर्तमान को कहा, पास्ट भूतकाल को कहा, और फ्यूचर भविष्यकाल को। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 टेंस हुए बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना समझ में आ गया बेटा? चलो अब बेटा ये तो हमने समय की बात की कि 3 तरह का समय हो गया बेटा। सर 3 तरह का समय हुआ है, प्रेजेंट वर्तमान में, पास्ट पीछे, फ्यूचर आने वाला समय। लेकिन बेटा इन समय में जो काम हो रहा है, दूसरा जो चीज हो रही है वो क्रिया, जो वर्ब हो रही है, क्या वर्ब हो रही है, कैसी है, वो काम क्या पूरा हो चुका, वो काम पूरा होगा, या वो काम चल रहा है। इन चीज के आधार पर, अब क्रिया के आधार पर भी हम, ये तो समय के आधार पर बांटे हमने इसको 3 टाइप में। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम बात करेंगे क्रिया के आधार पर भी, हम काम के आधार पर भी टेंस का वर्गीकरण करते हैं, उसको बांटते हैं। कैसे बेटा? टेंस में एक तो होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस, उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल साधारण।
बेटा इंडेफिनेट वर्ड मैंने सुना सुना सा लग रहा है, याद है तुम्हें? अरे हाँ बेटा, याद आया तुम्हें कि मैंने पढ़ाए थे आर्टिकल, और आर्टिकल में आया था डेफिनेट और इनडेफिनेट। हाँ, इनडेफिनेट की हिंदी भी बताई थी मैंने, क्या होती है बेटा? इनडेफिनेट का मतलब बताया था मैंने, अनिश्चित। हाँ बेटा, अब समझ में आया कि ये तो काम कैसा है, अनिश्चित है। इस समय तो काम पता ही नहीं है कि पूरा हुआ है, नहीं हुआ, अधूरा है या कौन सा है। उदाहरण लेते हैं बेटा, मैं खेलने जाता हूं, खेलने जाता हूं, हाँ जाता हूं बेटा, खेलने जाता हूं, तो फिर क्या है, वो बात कैसी है, अनिश्चित है, क्योंकि मैं वो काम पूरा नहीं हुआ है बेटा। मैं कल भी खेलता था, मैं आज भी खेलता हूं, मैं आगे भी खेलने जाता हूं या जाऊंगा, तो वो काम पूरा नहीं हुआ। ऐसी अनिश्चित बात के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, अनिश्चित काम के लिए, अनिश्चित क्रिया के लिए, बेटा ये ध्यान करना, ये मैं क्रिया के आधार पर बांट रहा हूं मैं इनको, कि अनिश्चित क्रिया के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनडेफिनिट टेंस का। समझ में आ गया बेटा? अगला दूसरा बेटा, ये काम के आधार पर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब बेटा कंटिन्यूस वर्क ऑन प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। हाँ, अब बेटा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब जो चल रहा है, जो समय चल रहा है। हाँ बेटा, काम, जो काम चल रहा है, तो सही समझ में आया बेटा? ये जो इसमें कोई काम चल रहा होगा, मैंने उदाहरण लिया था शुरू में कि बाहर धूप निकल रही है, तो वो निकल चुकी थोड़ी ना है बेटा, निकल रही है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये काम अभी चल रहा है, और जो काम बेटा चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें काम क्या हो रहा है, चल रहा होगा बेटा। कोई भी काम है वो पूरा नहीं हुआ है। अब पूरा नहीं हुआ सर, पूरा वाली तो बात बताई नहीं आपने। हाँ बेटा, वो भी बात करते हैं हम कि काम अगर पूरा हो गया हो, क्योंकि हम काम के आधार पर कर रहे हैं, तो काम पूरा हो गया हो, पूरे को परफेक्ट बोलते हैं बेटा। तो कौन सा हो गया अब, परफेक्ट, यानी कि पूरा। अरे मैं तो पढ़ा दूंगा तो तुम क्या हो जाओगे, टेंस में या इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे, यानी कि तुम्हें इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बेटा ये काम परफेक्ट हो गया। जब काम पूरा हो चुका हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, परफेक्ट टेंस का। देखो बेटा, अगर काम में मैंने कहा अनिश्चितता हो कि काम हुआ है, चल रहा है, क्या होगा, तो हुआ भी था, है भी, चल रहा भी है, यानी कि अनिश्चित है, उसके लिए हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब काम चल रहा होता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बाहर चिड़ियां चहचहा रही हैं, ये सारे कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जब काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए हम परफेक्ट काम करने के लिए, काम परफेक्ट हो चुका बेटा, खत्म हो चुका, हाँ मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ा चुका, ठीक है बेटा, तो ये परफेक्ट काम हो चुका, उसके लिए हम तीसरे इसका क्रिया को बांट दिया परफेक्ट। और चौथा बेटा, इन दोनों का मिलकर एक टेंस बनता है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी। यानी कि ऐसा टेंस जो दोनों को मिलकर बनता है, काम पूरा भी हो रहा, चल रहा है। सर आप तो कह रहे थे कि पूरा भी हो चुका, चल रहा है। बेटा कई बातें ऐसी होती हैं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अब इसमें इस टेंस में इन दोनों को हम करेंगे तो अच्छे से ये टेंस समझ में आ जाएगा। इस टेंस में एक समय निश्चित होता है, पहले दिया हुआ होता है कि मैं 10 साल से यहां रह रहा हूं, वह 5 साल से दिल्ली में पढ़ रहा है, मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, कल रात से बारिश हो रही है। तो ये सारे निश्चित समय
से शुरू होते हैं, इसलिए परफेक्ट मतलब निश्चित, पूरे निश्चित समय है कोई बेटा और वो चल भी रहा है कि कल सुबह से बारिश हो रही है, वह दिल्ली रह रहा है, मतलब परफेक्ट थी कि भाई उस समय से शुरू हो रही है और कंटिन्यूस वो चल भी रही है। तो ऐसे टेंस के लिए, ऐसी क्रिया के लिए जो चल भी रही है और किसी निश्चित समय से चल रही है, इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब देखें तो भाई 3 तो टेंस थे और प्रेजेंट के भी सर 4 भाग कर दिए फिर तो आपने। हाँ बेटा, प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बेटा 4 भाग प्रेजेंट टेंस के हो गए। इसी तरह जो भूतकाल की बात है उसके आधार पर भी 4 हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ गए बेटा कि प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग, उसी तरह फ्यूचर के बेटा 4 भाग हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि 3 टेंस हैं और हर एक के 4 भाग हैं। कुल हमें 12 टेंस पढ़ने हैं बेटा। लेकिन 12 सर 12 इतनी ज्यादा? नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है। जब हम किसी एक चीज को बनाना सीख जाएंगे वैसा के वैसा हम उसको बनाते जाएंगे। बस ये है कि काम जब मिस्त्री करता है, कोई मकान बनाता है, तो कभी तो वो ईंट को देख के ऐसे रख देता है, कभी वो ईंट को देख के ऐसे रख देता है, यानी कि जिस जगह पर उसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से उसको रख देता है। बस यही करना है बेटा हमें कि जिस जगह पर हमें जैसे काम की, जैसे वर्ब की, जैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, बस उसको रख देंगे। बाकी सारी चीजें यही है बेटा। अब बेटा एक बात मैं और बता देता हूँ इसमें कि वर्ब जो है ना, वर्ब देखो 2 बातें इसको रिकैप करता हूँ फटाफट। बेटा देखो टेंस क्या होता है, कोई भी क्रिया या कोई भी घटना किस समय में हो रही है जो उसको बतलाता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? समय के आधार पर मैंने बांटा, मैंने वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यकाल में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने काम के आधार पर या क्रिया के आधार पर कि काम अगर निश्चित है कि काम हो रहा है, खत्म हो चुका, नहीं कोई खत्म नहीं हुआ है, वो काम हो भी रहा था, हो भी रहा है, हो भी रहा होगा, तो चलते रहने के लिए, इस काम के लिए जो अनिश्चित है उसके लिए हम इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस जो काम चल रहा होगा उसके लिए हम कंटिन्यूस का, परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका है, जो वर्क पूरा हो चुकी है, परफेक्ट कंटिन्यूस जो निश्चित समय से हो रही है और चल भी रही है उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। बेटा मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा बेटा कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें वर्ब की भी बात कर रहे हैं बेटा। बेटा वर्ब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी टेंस को समझने के लिए। तो वर्ब की बेटा 3 फॉर्म होती हैं, वो हमें समझनी होगी, पढ़नी होगी और देखनी होगी। वैसे मैं बता देता हूं कि वर्तमान में कोई बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। अब मैं एक बात और बताता हूं बेटा, फर्स्ट फॉर्म कौन सी सर, सेकंड फॉर्म से कौन सी, थर्ड फॉर्म कौन सी? तो बेटा सी, अगर देखने की बात करूं तो सी, देखो इस बोर्ड पर सी, सा, सीन, सी, सा, सीन। ये अगर बात करें तो वर्ब की फॉर्म की बात होगी, नो, न्यू, नॉन, गो, वेंट, गॉन। ये सारी वर्ब की फॉर्म होती हैं जिनके बारे में भी हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं टेंस की। तो बेटा वर्ब की इसलिए लिया मैंने क्योंकि वर्ब की इसमें जरूरत पड़ेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। अब लगता है कि अगले और टॉपिक पे बात करते हैं। देखो बेटा अब हम बात करते हैं बेटा कि आज हम जो बात करेंगे वो मुख्यतः हम एक टेंस की बात करेंगे, दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दी प्रेजेंट दी, चलो ये तो मैंने बताया था तुम्हें, आर्टिकल में बता दिया था, इसलिए कि निश्चित है बेटा, निश्चित है इसलिए दी लगा दिया हमने। हाँ बेटा निश्चित है। चलो अब क्या है टेंस, ये समझ लो बेटा, कुछ नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देखो बेटा 2 काम बताए थे मैंने। पहली बात कि हम समय के आधार पर तो ले लिए बेटा हमने प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, समझ रहे हैं।
दूसरा उसमें हो रही घटना या उसमें हो रहे काम के आधार पर हम बांटेंगे। ठीक है। और मैंने बताया था इंडेफिनिट में अनिश्चित होता है, ये नहीं पता होता कि काम हो चुका या हो रहा है या होगा। बेटा मैं हिंदी की बात करता हूँ, पहले हिंदी में बात करता हूँ। हिंदी में देखना बेटा, मैं कहूँगा जिस वाक्य के अंत में, हिंदी का अगर कोई वाक्य है उसके अंत में जहां भी ता है, ते है, ती है, तो है, ये शब्द अगर कहीं दिख जाए जिस वाक्य के अंत में या वाक्य के अंत में ये शब्द दिख जाए तो ये समझ लेना बेटा कि ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी की बात बेटा। साथ में दूसरी भी बात करें तो दूसरी बात करते हैं बेटा, इनमें 2-3 बातें एक विशेष ध्यान रखनी होती हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं खाना खाता हूं, ता है, वह नाचता है, सीता पढ़ती है, ता है, ते है, ती है। ये जब लास्ट में आ रहा है तो हम बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है, दिमाग में नहीं बैठानी, हमें याद रखनी है कि इस टेंस में बच्चों 2 मुख्यतः जो बातें हैं वो ये है कि पहली तो बात बेटा हैबिट, यानी कि किसी भी आदत के बारे में पता चलती है बेटा कि कोई भी आदत है, मैं खाना खाता हूं, वह रोजाना सैर को जाता है। बेटा मैं लिख देता हूं, रवि घूमने जाता है। ये क्या है बेटा, उसकी आदत है। रवि की क्या है, ये आदत है कि वो घूमने जाता है। सलोनी साफ कपड़े पहनती है। ये क्या है बेटा, ये भी सलोनी की आदत है कि सलोनी कैसे कपड़े पहनती है बेटा, साफ कपड़े। तो जब इस टेंस में क्या है, पहली बात आदत आ जाए, हाँ बेटा क्या आदत है, रवि घूमने जाता है, तो ये उसकी आदत है कि वो घूमने जाता है। दूसरा सलोनी साफ कपड़े पहनती है, उसकी आदत है, वो गंदी नहीं रहती, अच्छी बच्ची है वो साफ कपड़े पहनती है, ये उसकी आदत है। तो किसी आदत को दर्शाने के लिए, और दूसरी चीज हमने क्या देखी, ता है, ती है, ये जब चीज आ रही है तो हम कौन सा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दूसरा बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी कि ऐसी सच्चाई, सार्वभौमिक सच्चाई, कोई भी बात जो पक्की हो, सच्ची हो, जिसको अटल हो, जिसको कोई मोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ऐसी बात के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से बेटा, एक उदाहरण लेता हूं, मैं अंग्रेजी में उदाहरण ले रहा हूं, उसको हिंदी में समझ लो, चलो कोई बात नहीं। सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब बेटा सूरज की क्या ये आदत है, क्या आदत भी हो सकती है कि वो पूर्व में उदय होता है, लेकिन एक सार्वभौमिक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा कि सूरज पूर्व में उदय होता है। अब बेटा मैं इसकी अंग्रेजी जरूर बनाऊंगा क्योंकि इसके पीछे कारण छुपा हुआ है, इसलिए बाकी तो मैं हिंदी में समझा के इंग्लिश को बाद में हम बात बताएंगे, लेकिन इसकी मैं इसलिए बना रहा हूं बेटा, द सन RISE राइजेस इन दी ईस्ट। बेटा मैंने इसलिए तो लिया था कि यहाँ मैं 2 जगह आर्टिकल दी का प्रयोग कर रहा हूं, और आर्टिकल दी का प्रयोग क्यों किया है मैंने, बेटा देखो ये सन मैंने बताया था किसी नक्षत्र के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे, दिशाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को इंग्लिश में लिया बेटा, बाकी हम हिंदी से इंग्लिश बनाना बाकी में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। तीसरा बेटा इसका इस्तेमाल रूटीन के लिए होता है। तो रूटीन में कोई बात है कि मैं स्कूल जाता हूं, बेटा इसको नोट कर लेना, इस बात का ध्यान रख लेना कि इसको नोट कर लोगे तो साथ के साथ में ये
तुम समझ पाओगे, नोट्स बना पाओगे। मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, मेरी दिनचर्या है बेटा कि मैं रोजाना क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। पापा दफ्तर जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है। बेटा ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, रूटीन है। एक तो बात बेटा रूटीन है, देखो पहली बात तो ये रूटीन है या हैबिट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, और साथ में क्या रहता है, ती है, ते है, तो है, ये सब कुछ आता है, तो हम कहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ गया बेटा। चौथी बात के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है लाइव कमेंट्री। कोई सीधी की हम बात कर रहे हैं, मैच चल रहा है, मैच में ने कहा कि राम ने गोल को पास किया राहुल की तरफ, या राम ने राहुल की तरफ गोल को पास किया, तो ऐसी लाइव कमेंट्री के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा कॉमन इस्तेमाल नहीं होता है, और ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, कम इस्तेमाल होता है बेटा, इसलिए कह रहा हूं मैं। इसलिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है, जो हम बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, बड़ों के लिए तो नियम बढ़ते जाते हैं, बातें चेंज होती जाती हैं। तो बेटा हैबिट आदत के लिए और रूटीन के लिए, जिसमें दोनों चीजें आ जाएं, साथ में ता है, ते है, की है आ जाए, तो उसमें हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। अब बेटा इनको बनाते कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक ऐसे वाक्य जो पॉजिटिव हो, जिनका मतलब हाँ में निकल रहा हो, ऐसे सकारात्मक वाक्य जो है कहलाते हैं। तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें जो है पहला उसका भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। कौन से होते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस होते हैं? देखो पहली बात, मैंने बहुत से उदाहरण तुम्हें अभी लिए थे, समझाए थे, आगे हम करते हैं। मैं चावल खाता हूँ, खाता हूँ बेटा, चलो मैं चावल खाता हूँ बेटा, मैंने कैद लिख तो दिया मैं चावल खाता हूँ, सर बनाऊंगा कैसे? तुम कहोगे सर मैं बनाऊं कैसे इसको? हाँ बेटा ये बात ध्यान रखना है। मैं हिंदी मैंने पहले इसलिए लिखी है क्योंकि हिंदी में कुछ अलग चीज चलती है, अंग्रेजी में थोड़ा सा उलटफेर करना पड़ता है। हिंदी में देखो बेटा मैं क्या है, मैं हूँ, और मैं क्या है, काम को कर रहा हूँ, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट कहते हैं बेटा। अब दूसरा क्या है इसमें, चावल, चावल क्या है, चावल यहाँ कर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी, वर्ब। तो हिंदी में वाक्य जो बनता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में, फिर वर्ब होती है। लेकिन बेटा अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको बदलना पड़ेगा, और एक ही फॉर्मेट हमेशा लगाना पड़ेगा, चाहे वो 12 के 12 पार्ट्स क्यों ना हो, सभी पार्ट्स में एक ही फॉर्मेट लगाना है बेटा, वही याद रखना है तुम्हें। और वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बस वही बात है कि कभी यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की, तो वो लगा देंगे, वो अलग अलग चेंज करते रहेंगे हम, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा बेटा हमेशा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। वो बात अलग है, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसी सेकंड फॉर्म लगेगी, किसी में थर्ड फॉर्म लगेगी। तो लेकिन मेन जो बात है बेटा वो ये है कि फॉर्मेट इसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो बेटा अब मैं यहाँ पे आऊंगा कि अफर्मेटिव वाक्यों में या सकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, और प्लस में थोड़ी दूर लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट। सर जी दूर क्यों लिखा, बीच में क्या है फिर? हाँ बेटा
मैंने ये कहा है फॉर्मेट है बेटा, ये अपना सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है, ये हर एक टेंस में काम देगा। हेल्पिंग वर्ब मैं बताऊंगा वो अभी करते हैं, तो हम पहले करेंगे फिर उसके बाद। तो बेटा ये है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। बेटा सभी वाक्य तुम ऐसे बना देना, बना दो सर, हाँ बना देना, लेकिन बेटा एक चीज थोड़ी सी दिक्कत करती है इसमें, बस एक चीज कि कभी भी थर्ड पर्सन, अरे यार थर्ड पर्सन कैसे करूं सर, थर्ड पर्सन क्या है सर, और थर्ड पर्सन कैसे करूं, चलो मैं बताता हूं। थर्ड पर्सन व्यक्ति तीन तरह के होते हैं। पहला व्यक्ति मैं हूं, यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पहला कौन हूं बेटा, मैं जब तुमसे बात कर रहा हूं तो पहला व्यक्ति मैं हूं, तो मैं हो गया आई, ये फर्स्ट पर्सन हो गया बेटा। आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया बेटा। सेकंड पर्सन बेटा, दूसरा आदमी कौन, किससे बात कर रहा हूं बेटा मैं, अब तुमसे बात कर रहा हूं, अर्थात मैं जिससे बात कर रहा हूं वो व्यक्ति सेकंड पर्सन है, यानी कि तुम यहां पर क्या हो, सेकंड पर्सन हो। यू आर यू, ये सारे क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। और एक होता है थर्ड पर्सन। बेटा थर्ड पर्सन कौन सा, थर्ड पर्सन वो व्यक्ति जो यहां नहीं है परंतु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो गाना गाता है, रवि बहुत अच्छा खेलता है, राहुल बहुत नालायकों की बात करता है। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो तीसरे व्यक्ति, वह, राम, श्याम, ही, सी मतलब सारे, ही, सी, इट, दे, मतलब सारे के सारे वाक्य हैं वो थर्ड पर्सन है। समझ गए बेटा, सारे शब्द जो हैं ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे। तो ये जो मैंने बताया थर्ड पर्सन है। तो लेकिन एक बात बता रहा हूं बेटा मैं, राम, सीता, ये सब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है बेटा। तो थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति एक भी हो सकता है, हाँ बेटा एक, ही, सी, इट, एक, राम, सीता एक है, और ज्यादा भी हो सकते हैं, दे ज्यादा है बेटा। हाँ तो बेटा जब मैं कहूंगा कि थर्ड पर्सन, क्या बता रहा बेटा, थर्ड पर्सन, इसके लिए ही, सी, इट, राम, राम जो भी नाम आए सभी नाम, हाँ के साथ में इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल और किया जाता है। बेटा देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तुम समझ चुके, कई चीज समझा चुका हूं बेटा मैं। टेंस के साथ साथ में वर्ब की फॉर्म, हम पर्सन्स के बारे में। तो बेटा फर्स्ट पर्सन वो जो जिसके वक्त जो बात कर रहा है, सेकंड जिससे बात कर रहा है, थर्ड जिसके बारे में बात कर रहा है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस और लगाना है, बाकी फॉर्मेट वही रहना है बेटा। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ वो भी सफिशिएंट फॉर्मेट है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है हमें, क्या कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में सर ने हमें बताया था कि क्या लगाते हैं हम, एस या ईएस और लगाना है, और कुछ नहीं करना बेटा, बस सिर्फ यही करना है। फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में ये एक बात आ गया कि थर्ड पर्सन, बस और कहीं नहीं देखना, किसी को नहीं देखना इसमें, थर्ड पर्सन और वो अकेला है। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है, प्लूरल्स का मतलब होता है बहुवचन, लेकिन सिंगुलर के साथ लगाना है एस या ईएस। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया था कि मैं चावल खाता हूं, तुम खेलते हो, रवि कार चलाता है। बेटा इन तीनों को एग्जाम्पल को हम अब करके देखेंगे, इंग्लिश बना के देखेंगे, क्या तुम्हें बनानी आई है या नहीं आई है। बेटा मैंने क्या कहा कि हमें फॉर्मेट ये रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है बेटा, मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आई लिख दूंगा बेटा, आई। ठीक है बेटा, दूसरे बाद काम क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, काम तो बेटे खाने का हो रहा है, चावल कोई काम थोड़ा है, काम तो क्या है
खाने का है। तो मैं खाता हूं, तो खाने का जब काम हो रहा है तो खाने के लिए ईट, तो आई मैं हो गया, वर्ब की फॉर्म ईट लगा दी, फिर क्या लगाना बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चावल। आई ईट राइस। तुम खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलो बेटा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे काम कौन कर रहा है बेटा, तुम कर रहे हो। तो यू क्या काम कर रहे हो, खेलने का। तो क्रिया कौन सी हो रही है, खेलने की। तो बेटा प्ले, यू सब्जेक्ट हो गया, खेलने की क्रिया होगी, उसके लिए हम प्ले लगा दिया, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा ये हो गया, ये हम खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बेटा रवि कार चलाता है, इसमें भी वही सब्जेक्ट है रवि। काम तो ये तो ऑब्जेक्ट है बेटा, काम तो चलाने का हो रहा है। तो DRIV ड्राइव, ड्राइव कर रहा है ना बेटा। लेकिन बस मैंने यही तीसरा एग्जांपल इसलिए लिया है बेटा कि ये कस कौन है, रवि, किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो अकेला है ना, हाँ बिल्कुल अकेला है रवि। तो SIS लगा देना, हाँ बेटा लगाना चाहिए। रवि ड्राइव्स ए कार। ये क्या हो गया बेटा, तीनों एग्जांपल हमने ले लिए अफर्मेटिव के, कि हम कैसे क्या करते हैं, इन वाक्यों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगला बेटा, अगला वाक्य होता है बेटा, अगला नेगेटिव वाक्य होता है। कोई नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, जल्दी से सुन लो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसलिए बेटा नकारात्मक वाक्यों में भी सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में मैंने कहा कि फॉर्मेट वही फर्स्ट फॉर्म है इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सर ये जगह क्यों छोड़ दिया आपने, ये बेटा जगह छोड़ दी मैंने डू के लिए, कि इसमें डू और इस्तेमाल करते हैं बेटा। डू तो सर किसी ने तो हमें बताया था डज का भी करते हैं, हम बेटा करते हैं, लेकिन डू और डज में फर्क कोई नहीं है, वही थर्ड पर्सन है बेटा और सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते थे, एस या ES। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हमें क्या लगाना है, डू तो लगता ही लगना था, एस या ES। तो डज बस बेटा, और क्या था, हाँ लगाना तो डू है बेटा। डज तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लगाते ही थे। तो वही हम यहां कर रहे हैं कि डू या डज लगा दिया बेटा, हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा ये। तो वर्ब से पहले क्या लगानी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि हम वो प्रश्नवाचक वाक्य में कहाँ लगाते हैं और नकारात्मक वाक्यों में कहाँ लगाते हैं। लगाते तो बेटा हमेशा वर्ब से पहले है हेल्पिंग वर्ब, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। वही तीन एग्जांपल लूंगा, मैं अंडे नहीं खाता, तनुज किताब नहीं पढ़ता, और तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते। देखो बेटा वही बात आ गई बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है बेटा, आई। बेटा नकारात्मक वाक्य हैं इसलिए सॉरी, इनके साथ में नोट जरूर लगाना है, डू या डज के साथ में नोट, डू नोट और डज नोट। हाँ नकारात्मक वाक्य ध्यान आते ही हमें क्या करना है, मैंने वो समझाने के लिए क्या था कि डू या डज लगाएंगे, लेकिन अगर नकारात्मक वाक्य है तो क्या हो जाएगा, डू नोट या डज नोट। तो बेटा सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद डू नोट कर दो या डज नोट कर दो,
बेटा सभी के साथ मैंने क्या बताया था, सभी के साथ डू लगाना है, सभी के साथ डू लगाना है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाना है। उस हिसाब से भी हम क्या लगाएंगे, आई डू नॉट। एक बात और बताता हूँ बेटा, ये कई कह देंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, इसलिए एक बात तुम्हें और बता देता हूँ कि बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना है, सिंगुलर्स के साथ में जब कोई सिंगुलर अकेला हो तो उसके साथ में डू लगता है। सिंगुलर के साथ में क्या लगता है बेटा, डू लगता है। और लगता है, मैंने तो ये कहा सिंगुलर के साथ में डज लगता है। हाँ बेटा, सिंगुलर के साथ में डज लगता है और प्लूरल के साथ में डू लगता है। सिंगुलर के साथ में क्या लगता है बेटा, डज, और प्लूरल के साथ में क्या लगता है, डू लगता है। तो बेटा अब देख ला, सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू लगाना है बेटा। लेकिन सर आई के साथ भी डू लगा रहे हो आप तो मैंने वही कहा था बेटा सभी के साथ डू लगा दो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगा देना, बस पार्शियल क्वेश्चन को। बेटा प्लूरल के साथ में डू और आई के साथ में डू। क्यों, आई का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, आई का मतलब मैं, और बेटा जिसमें मैं आ जाती है, मैं कब आती है बेटा, हाँ बेटा मैं कब आती है, मैं मतलब घमंड, जिसमें घमंड आ जाता है बेटा, उस घमंड वाला आदमी हमेशा अलग चलता है। तो वही बात है कि आई है वो घमंडी है और जो घमंडी है वो अलग चलता है, यानी कि अकेले के साथ नहीं चलता, प्लूरल के साथ चलता है। तो करेगा आई के साथ में डू इस्तेमाल होंगे। तो आई डू नॉट। अब क्या हुआ, अभी वर्ब क्या है बेटा, खाना, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंडे, अंडे को क्या बोलेंगे बेटा, एग्स। आई डू नॉट ईट एग्स। तनुज किताब नहीं पढ़ता। बेटा मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, मैंने बताया था ये बात। वैसे सिंगुलर्स के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रख लो। चलो भाई, तनुज है बेटा, और बेटा एक बात और, तनुज कौन है, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, मैंने एस या इस लगाते हैं ना वैसे भी नॉर्मल वाक्यों में, इसमें साथ में डू के लगा दो। तो डज नॉट, तनुज डज नॉट रीड बुक। तनुज क्या नहीं पढ़ता, पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड और बुक। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते, यू, तुमको क्या बोलेंगे, यू। और क्या लगेंगे फिर उसके बाद, डू या डज। तो डू किसके लिए साथ में, प्लूरल के साथ में, यू प्लूरल है तो यू, डू नॉट। फिर क्या आएगी, वर्ब, वर्ब क्या है बेटा, पढ़ना, रीड या लर्न इंग्लिश। यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। तो बेटा ये वाक्य हो गए, ये हो गए सारे इसके नेगेटिव वाक्य। तीसरा वाक्य बेटा, तीसरा और लास्ट बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये हम बताते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वही फॉर्मेट बेटा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बेटा अगर इंटरोगेटिव वाक्य है, इसमें अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, डू या डज, वो हम पहले लगा देते हैं। डू या डज का लग जाएगा यहाँ पे, पहले लग जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम वही वाक्य लेंगे, वही वाक्य दोबारा बनाते हैं कि क्या
मैं चावल खाता हूँ। क्या रवि कार चलाता है? एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये उल्टा जरूर होना है इसमें, यानी कि ये प्रश्नवाचक का निशान हिंदी इंग्लिश दोनों में भी जरूर लगाना है। ठीक है बेटा, अब समझ लो, क्या मैं चावल खाता हूँ। तो बेटा इसमें क्या बता रहे हैं हम कि सबसे पहले डू या डज। मैं कौन हूँ बेटा? मैं आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता था बेटा? मैंने बताया था आई के साथ डू का। तो पहले डू, फिर वो आए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। हो गया बेटा, वही आ गया आगे की बात। तो चावल खाता हूँ, सब डू या डज लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब क्रिया, क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? राइस। तो डू आई ईट राइस, क्या मैं चावल खाता हूं। तो दूसरा प्ले, क्या रवि कार चलाता है? रवि कौन है बेटा? रवि तीसरा पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसी या यस या डज। तो डज रवि, क्या हो गया? क्या के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हेल्पिंग वर्ब लगा दी पहले, डज रवि, रवि लगा दिया बेटा हमने। फिर क्या लगाना है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का है बेटा चलाना, चलाने के लिए बोलते हैं ड्राइव, एक कार, ड्राइव कार, बस डज रवि ड्राइव कार। तो बेटा इस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्य कर लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ी सी जो है, तीनों हो चुके, लेकिन थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में भी बेटा दो तरह के वाक्य हैं। एक तो वो वाक्य जिनका उत्तर दिया जा सकता है, जैसे क्या मैं चावल खाता हूँ? हाँ, चावल खाता हूँ तो हाँ बोल दूंगा, हाँ खाता हूँ तो हाँ। अच्छा, दूसरा, क्या रवि कार चलाता है? अगर वो चलाता है तो हाँ, और नहीं चलाता तो ना। तो बेटा ये तो उत्तर हो गए हाँ या ना में, इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। तो जिन प्रश्नों के लिए उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं, उन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं डू और डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो है बेटा। फिर मैंने क्या लगाया था एक्स्ट्रा ये तो लगाया था डू या डज बेटा। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, उनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो हाँ कह दोगे, हाँ पढ़ता हूँ, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ में पढ़ते हो या ना में पढ़ते हो? नहीं ना। तुम कहोगे कि सर मैं तो 8वीं में पढ़ता हूँ, 10वीं में पढ़ता हूँ, 11वीं में पढ़ता हूँ। फिर तो बेटा उस समय हमें उत्तर देना पड़ता है, और जब उत्तर देना पड़े, जब हम कुछ दूसरा फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, प्रश्नवाचक वाक्य ही जब इस तरह से हो जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उस समय हमें WH फैमिली का इस्तेमाल और करते हैं, वाट, वाई, वैन। ठीक है बेटा, ये सारे वाट, वाई, हु, वैन, ये सारे W से शुरू होते हैं, इनको WH फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनका इस्तेमाल और किया जाता है, बस और कुछ नहीं। फॉर्मेट वही कि डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में यहाँ पे एक होता है WH फैमिली, बस और कुछ नहीं बेटा। यही कहना है कि हमें साथ में एक चीज और लगानी है, WH फैमिली और लगानी है। एक उदाहरण लेते हैं, तुम क्या खाते हो? प्रश्नवाचक। अब देखो ये बेटा क्या है, तुम क्या खाते हो, क्या जवाब दे सकते हैं? दे सकते हो जवाब? हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम कहेंगे कि हम चावल खाते हैं सर, हम रोटी खाते हैं, हम केले खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़ता है, और जिसमें उत्तर देना पड़ेगा उसमें हम WH फैमिली पहले लगाएंगे। तो WH फैमिली लगा दे बेटा, तो बेटा वाट, ठीक है।
फिर तुम के लिए, अब तुम क्या है बेटा, तुम, यू सामने वाले की बात है, सेकंड पर्सन की बात है, और सेकंड पर्सन के साथ में प्लूरल के साथ में बेटा यू को प्लूरल माना जाता है, बहुवचन, इसलिए मैंने बताया था। और वैसे बताया था सभी में किसका, डू का प्रयोग करते हैं। तो वाट डू, वाट हो गया, डू हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बेटा, सब्जेक्ट यू तुम, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो वर्ब, वर्ब क्या है, खाना। What do you eat? तुम क्या खाते हो, मैं क्या खाते हो, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको दोबारा समझना। बाकी टेंसों में हम समझेंगे तो हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जिसमें हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम WH फैमिली पहले लगा देंगे, WH फैमिली फिर डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तुम क्या खाते हो, तो WH फैमिली आ गई, फिर वही डू आ गया, फिर यू आ गया, और फिर क्या आ गया, ये ईट आ गया।